India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट की खबरें अब विस्तार से। 9 दिनों की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में प्रतिद्वंदी गुटों उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। याचिकाओं के एक बैच पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया। उद्धव की याचिका में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के गठन को रद्द करने और राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की गई है। दलील के दौरान उद्धव के वकील सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद के बाद शिवसेना के दोनों गुटों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं के मामले में सुनवाई हुई। याचिका उद्धव गुट की थी, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के गठन को रद्द करने और राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की गई है। दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ में सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए, वरना हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं रह पाएगी। राज्यपाल केवल विधायक दल से ही निपट सकते हैं। वो एकनाथ शिंदे को उठाकर ये नहीं कह सकते कि अब आप मुख्यमंत्री बन जाइए। उन्होंने कहा, न तो राज्यपाल और न ही ये न्यायालय स्पीकर के कार्यों पर अतिक्रमण कर सकते हैं। स्पीकर का काम जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायिका और राजनीतिक दल में राजनीतिक दल की प्रधानता होती है। सीजेआई ने कहा कि आपका कहना है कि पार्टी में विभाजन तो हुआ है, मगर इसे मान्यता नहीं मिली है। लेकिन विधायकों का एक समूह है जो ये कहता है कि उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है, अब उन्हें अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि क्या राज्यपाल तब विधायकों की संख्या को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये आचरण सदन की ताकत को भी प्रभावित करता है। सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, ऐसा तब होता था जब 10वीं अनुसूची नहीं होती थी। अब हम तो एक ऐसे समय में वापस जा रहे हैं जहां कोई 10वीं अनुसूची नहीं है। सीजेआई ने कहा, तो आप कह रहे हैं कि राज्यपाल 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को अनदेखा कर विश्वास मत की मांग नहीं कर सकते। सिब्बल ने कहा, आप 10वीं अनुसूची को फिलहाल भूल जाइए। वो किसी गुट के आधार पर विश्वास मत नहीं मांग सकते। विश्वास मत के लिए आह्वान गठबंधन पर आधारित है। सिब्बल ने कहा कि ये अविश्वास उस मत के लिए था जिसने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद दिलाया। वहीं सीजेआई ने उद्धव ठाकरे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर उनसे कहा कि विलय का मतलब है कि शिवसेना के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान खो गई है। सीजेआई ने कहा, आप उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल करने की मांग कैसे कर सकते हैं। वहीं जस्टिस एमआर शाह ने अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल करते हुए कहा कि जिस मुख्यमंत्री ने विश्वास मत का सामना किए बगैर इस्तीफा दे दिया, हम उसे उसके पद पर दोबारा कैसे बहाल कर सकते हैं। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और उधर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा था कि मुख्यमंत्री के पास महाराष्ट्र के व्यापार नियमों और निर्देशों के तहत संबंधित प्रभारी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा या संशोधन करने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि किसी विभाग के प्रभारी मंत्री को संबंधित विभाग के लिए काम करना होता है, इसलिए वह उसी के मामलों के लिए जिम्मेदार होता है और उसके आदेश राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश के रूप में होंगे। जस्टिस विनय जोशी और वाल्मीकि एस.ए. मैनेजेस की पीठ ने इसलिए सहकारिता मंत्री के फैसले पर रोक लगाते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 29 नवंबर 2022 के एक फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सहकारिता मंत्री के एक आदेश पर रोक लगाने के लिए नवंबर 2022 में सीएम शिंदे के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें बैंक के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी गई थी। सहकारी बैंक की महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में 93 शाखाएं हैं। वर्षों से कई रिटायर्ड सेवानिवृत्ति के कारण नवंबर
2021 के निदेशक मंडल ने ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया। आवश्यक प्रारंभिक स्वीकृतियों के बाद बैंक ने भर्ती के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया। बैंक ने अपनी याचिका में दावा किया कि उसके अध्यक्ष के राजनीतिक प्रतिद्वंदी, जो एक विधायक हैं, ने भर्ती प्रक्रिया के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसके बाद बैंक को सहकारिता विभाग से भर्ती प्रक्रिया में रोक के बारे में सूचना मिली। जवाब में बैंक ने सहकारिता मंत्री को एक अभ्यावेदन संबोधित किया, जिन्होंने उचित विचार के बाद 23 नवंबर 2022 को स्टे खाली कर दिया। इसके बाद प्रभारी मंत्री के इस आदेश पर सीएम ने रोक लगा दी थी, जिसे बैंक ने मौजूदा याचिका के जरिए चुनौती दी थी। उधर वरिष्ठ पदनाम प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाशनों, अनुभव को दिए गए वेटेज के अवगुणों पर चर्चा की। न्यायालय बिना किसी देरी के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करते हुए अनुभव और प्रकाशनों को दिए गए वेटेज पर सवाल उठाया है। जस्टिस संजय किशन कौल, अरविंद कुमार और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एक खंडपीठ वरिष्ठ पदनाम मामले में मूल याचिकाकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की दलीलें सुन रही थी। उन्होंने कहा, बार में एक विचार प्रक्रिया है कि जिन लोगों ने 30 साल की सेवा की है, उन अनुभव वालों को अतिरिक्त अंक दिए जाने चाहिए। जयसिंह ने जवाब दिया कि वादियों को अनुभवी वकील की विशेषज्ञता की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने बताया कि सुझाव मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा इस मामले में उनके आवेदन में डाला गया था। वकीलों के प्रकाशनों को दिए गए वेटेज पर जस्टिस कौल ने टिप्पणी की। जयसिंह ने प्रकाशनों की गुणवत्ता की बात पर सहमति जताई, लेकिन साथ ही कहा कि संबंधित न्यायाधीशों को उनका मूल्यांकन करने से कोई नहीं रोकता। सुप्रीम कोर्ट बिना किसी देरी के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इंदिरा जयसिंह मामले में अपने 2017 के फैसले में शीर्ष अदालत ने सभी अदालतों पर लागू होने वाले वरिष्ठ पदों के लिए मानदंड निर्धारित किए थे। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक अदालत के लिए एक CDSA या वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए समिति होगी। पदनाम के लिए सभी आवेदन मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और अन्य 4 सदस्यों द्वारा नामित बार के एक प्रतिष्ठित सदस्य वाली स्थायी समिति के पास जाएंगे। खंडपीठ ने 16 फरवरी को कहा था कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, यह जोड़ने से पहले कि निर्णय के समापन पैराग्राफ से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को पहले लिया जाएगा। आज की सुनवाई के दौरान जयसिंह ने 2017 के फैसले के माध्यम से खंडपीठ का रुख किया और मार्किंग और वोटिंग दोनों के अस्तित्व के मुद्दे को हरी झंडी दिखाई। न्यायमूर्ति कौल ने जवाब दिया, चर्चा होती है, लेकिन कभी कभी असहमति होती है, कभी कभी खुले मत पत्र होते हैं और कभी कभी वो गुप्त होते हैं। यदि न्यायाधीशों की राय खुले में होती है तो यह उम्मीदवार को पूर्वाग्रहित कर सकता है। इसके बाद जयसिंह ने कॉलेजियम द्वारा की गई न्यायिक नियुक्तियों के साथ समानता रखते हुए विविधता के पहलू पर बात की। खंडपीठ ने इस बात पर भी बात की कि अगर उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक नहीं है तो केवल साक्षात्कार की सुविधा कैसे दी जा सकती है। जयसिंह ने कहा, न्यायालय को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या पूर्ण न्यायालय उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा चुने गए नामों को संशोधित कर सकते हैं। सुनवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड को अनुमति देते हुए कहा कि राज्य में अपने 2 बिजली संयंत्रों को जारी रखेगी जो पर्यावरणीय मंजूरी और इसके शुद्धि पत्र में उल्लिखित
शर्तों के पूर्ण अनुपालन के अधीन है। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस C.T. रवि कुमार की खंडपीठ ने एनजीटी के 2 आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में आदेश पारित किया। पहला, कंपनी को दी गई पर्यावरण मंजूरी की वैधता को बरकरार रखते हुए पुनर्विचार करने और अतिरिक्त शर्तें जोड़ने के निर्देश। दूसरा, कंपनी को जारी मूल पर्यावरण मंजूरी में शर्त को जोड़ने वाले शुद्धि पत्र रद्द करना। कंपनी को बिजली संयंत्रों को जारी रखने की अनुमति देते हुए बेंच ने कहा कि तमिलनाडु ऊर्जा की कमी का सामना करने वाला राज्य है और लगभग 40 लाख घरों को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों को बंद करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने परियोजना पर विचार किया और पर्यावरण मंजूरी के लिए इसकी सिफारिश की। विशिष्ट शर्तों में गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली प्रदान करने के बाद पर्यावरण मंजूरी दी गई। पर्यावरण मंजूरी के अनुदान को चुनौती देते हुए मछुआरों और मछुआरों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष याचिका दायर की गई। एनजीटी के गठन के बाद याचिका को इसे ट्रांसफर कर दिया गया। एनजीटी ने इसी की वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि अंतरिम स्थगन आदेश के बाद कंपनी ने 2 बिजली संयंत्रों के साथ शुरुआत की और वर्तमान में लगभग 40 लाख घरों को बिजली की आपूर्ति कर रही है। अतिरिक्त शर्तों के साथ पर्यावरण मंजूरी के शुद्धि पत्र के खिलाफ एनजीटी के समक्ष अपील सुनवाई योग्य होगी या नहीं, इस मुद्दे को संबोधित करते हुए बेंच ने कहा कि पीड़ित हमेशा पर्यावरण मंजूरी के लिए अतिरिक्त शर्तों को लागू करने वाले शुद्धि पत्र को चुनौती दे सकता है, लेकिन अपील शुद्धि पत्र तक सीमित होगी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि शादीशुदा मर्दों में आत्महत्या करने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। याचिका में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा दिया गया है। इससे निपटने के लिए गाइडलाइंस जारी करने और राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की मांग की गई है। अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। याचिका में अपील की गई है कि घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों के लिए राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाया जाए। याचिका में एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया कि वर्ष 2021 में दावा किया गया कि उस वर्ष पूरे देश में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की। याचिका में कहा गया कि इनमें से आत्महत्या करने वाले विवाहित पुरुषों की संख्या 81,063 थी, जबकि 28,680 विवाहित महिलाएं थी। याचिका में एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया कि वर्ष 2021 में पारिवारिक समस्याओं के कारण तकरीबन 33.2% पुरुषों ने और 4.8% पुरुषों ने विवाह संबंधी वजहों से अपना जीवन समाप्त कर लिया था। याचिका में विवाहित पुरुषों द्वारा आत्महत्या के मुद्दे से निपटने और घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुषों की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया। याचिका में केंद्र को गृह मंत्रालय के जरिए पुलिस विभाग को यह निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है कि घरेलू हिंसा के शिकार पुरुषों की शिकायतें तत्काल स्वीकार की जाएं। याचिका में मांग की गई है कि घरेलू हिंसा या पारिवारिक समस्या और विवाह संबंधी मुद्दों से पीड़ित विवाहित पुरुषों की आत्महत्या के मुद्दे पर अनुसंधान करने के लिए भारत के विधि आयोग को एक निर्देश सिफारिश जारी करे और राष्ट्रीय जैसे मंच का गठन करने के लिए आवश्यक रिपोर्ट तैयार करे। उधर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। उप मुख्यमंत्री ने बुधवार को सीबीआई की ओर से जारी समन को दिल्ली हाई कोर्ट में
चुनौती दी थी। सीबीआई का समन रद्द करने से जुड़े मामलों में सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 160 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो कि स्थानीय क्षेत्र में समन से संबंधित है। मेरे मुवक्किल बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बजट सत्र चल रहा है। अगर सीबीआई को पूछताछ करनी है तो बिहार आकर पूछताछ की जा सकती है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई के समन को खारिज करने की मांग ठुकराते हुए उन्हें 25 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। हालांकि सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में आश्वासन दिया है कि इस मामले में इस महीने तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी नहीं होगी। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जांच कर रही सीबीआई ने तेजस्वी यादव को 3 बार सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। तेजस्वी ने सीबीआई के सम्मन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने सीबीआई के सम्मन को रद्द करने की मांग की थी। इसका सीबीआई ने विरोध किया। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट में उन्हें गिरफ्तार न करने का आश्वासन दिया। तेजस्वी यादव की ओर से कोर्ट में कहा गया, सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है। सीबीआई उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर कानून का घोर उल्लंघन कर रही है, जबकि वे पटना में रहते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी के वकील ने कोर्ट में कहा कि तेजस्वी को 3 सम्मन जारी कर दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि वे पटना में रहते हैं। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में सीबीआई से समय मांगा गया था। तेजस्वी की ओर से दावा किया गया कि वे 1 दिन के लिए दिल्ली आए थे जब उनकी गर्भवती पत्नी की तबीयत खराब थी। सीबीआई ने तेजस्वी यादव की दलीलों का विरोध किया। सीबीआई की ओर से कहा गया कि शनिवार को विधानसभा का सत्र नहीं चलता, ऐसे में वे शनिवार को आ सकते हैं। कोर्ट ने 25 जनवरी को तेजस्वी यादव को सीबीआई दफ्तर में पेश होने के लिए कहा। वहीं सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में आश्वासन देते हुए कहा, इस मामले में इस महीने में उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लैंड फॉर जॉब स्कैम का ये केस 14 साल पुराना है। उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी। आपको बता दें कि लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री को 2018 में उनके और कई अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज अवमानना केस में 10 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। जस्टिस एस मुरलीधर के खिलाफ टिप्पणी के लिए स्वतः संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना कार्यवाही के मामले में अग्निहोत्री को ये निर्देश दिया गया है। 2018 में अग्निहोत्री ने कथित तौर पर हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और उड़ीसा हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मुरलीधर के खिलाफ एक ट्वीट में पूर्वाग्रह का आरोप लगाया था। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को दिल्ली हाईकोर्ट ने तलब किया है। फिल्म मेकर को कोर्ट ने अवमानना मामले में 10 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। सुनवाई की अंतिम तारीख को अग्निहोत्री ने अदालत के सामने बिना शर्त माफी मांगी थी। विवेक अग्निहोत्री ने जस्टिस एस मुरलीधर पर भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को राहत देने और पक्षपात करने का आरोप लगाया था। पिछले साल दिसंबर में अग्निहोत्री ने अपनी टिप्पणी के लिए अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी थी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप दिखाने के लिए पेश होने के लिए कहा था। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ को अग्निहोत्री के वकील ने सूचित किया कि फिल्म निर्माता पहले ही बिना शर्त माफी मांग चुका है, लेकिन तेज बुखार के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। गौतम नवलखा की हाउस अरेस्ट और ट्रांजिट रिमांड को अदालत द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। इसी को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने जस्टिस एस मुरलीधर पर विवादित कमेंट कर दिया था।
वहीं अदालत ने जस्टिस एस मुरलीधर, जो वर्तमान में उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ किए गए कमेंट पर ध्यान देने के बाद 2018 में विवेक अग्निहोत्री सहित राइटर आनंद रंगनाथन और न्यूज पोर्टल स्वराज्य के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की थी। अदालत ने 10 अप्रैल को सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक सम्मान याचिका को सूचीबद्ध किया। अग्निहोत्री के वकील ने भी सहमति व्यक्त की कि स्वतः संज्ञान कार्यवाही उसी दिन सूचीबद्ध की जाए और फिल्म निर्माता उस दिन उपस्थित रहेंगे। जैसा कि एक अन्य कथित अवमाननाकर्ता आनंद रंगनाथन के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल कार्यवाही में भाग लेने के इच्छुक हैं। एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट अरविंद निगम ने कहा कि रंगनाथन ने ट्वीट किया है कि वो अपने ट्वीट के लिए कभी माफी नहीं मांगेंगे। इस मामले में माफी मांगने के बावजूद विवेक को अब कोर्ट ने 10 अप्रैल को तलब किया है। विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स को लेकर काफी विवादों में रहे। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों की कहानी बयां की गई थी। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया था। वहीं विवेक अब अपनी अपकमिंग फिल्म द वैक्सीन में बिजी हैं। इस फिल्म में पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी और साइंटिस्ट को ट्रिब्यूट दिया गया है, जिन्होंने कोरोना काल में दिन रात एक कर काम किया और अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों को बचाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.